स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, जो सेकेंड चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका लास्ट क्लास है। तो इसको ध्यान से समझना है। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ कर के देख रहे होंगे इस वीडियो को, और नहीं अगर ऐसे देख रहे हैं तो नहीं देखना है, कॉपी पेन लेकर नहीं देखना है। अगर इस तरह से वीडियो आप देखते हैं तो तुरंत बंद करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी पेन अगर है तभी वीडियो को देखिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखिए। तो यहाँ ध्यान देना है, कॉपी पेन जो ले करके और देख रहे हैं वीडियो को, वही लोग ध्यान देंगे केवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह से फालतू होगा। इस तरह से केवल वीडियो देखिएगा तो ये मज़ा वाला बात नहीं है कि मज़ा ले लिए हो गया काम। यहाँ बहुत मेहनत से बताया जा रहा है और ये उम्मीद के साथ बताया जा रहा है कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा होगा। आप आगे रिवीजन कर पाएंगे। क्लास जब स्टार्ट होगा तो फिर इस चैप्टर से हम लोग फ्री रहेंगे, है ना। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो उसको बता करके आगे निकलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये नहीं कि इतना मेहनत भी किए और क्लास जब स्टार्ट हो तो फिर इस चैप्टर को हमको पढ़ाना पड़े, तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स पर लिखते हुए और इस वीडियो को देखिए, समझिए। कोई दिक्कत होता है, क्लास स्टार्ट होगा, बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आज का जो टॉपिक है पहले से ही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, या इसको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कहा जाता है। जनरली इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से ही समझते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये जो यहाँ से बताया जा रहा है ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का। और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, मोलारिटी इज ए जनरल टर्म। कहा गया कि मोलारिटी के बारे में कहा गया है, जो कि केमिकल यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल टर्म है जिसका यूज जो है एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए किया जा सकता है। किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी का यूज हम लोग करते हैं, सोलुबिलिटी नहीं, मोलारिटी का बात कर किया गया है। जहाँ पर सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, ये तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। इस तीनों तरह के सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी टर्म का यूज किया जा सकता है। जबकि नीचे के सेंटेंस में लिखा गया है कि जो सोलुबिलिटी है, ये जो वर्ड है सोलुबिलिटी, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका यूज केवल सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। तो इस बात को नोट कर लेना है। एक तरह से ये इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर देखिए कि स्टार दे करके एक पॉइंट लिखा गया है कि ऑल द गैसेज आर सोलुबल इन वाटर। ऑल गैस वाटर में सोलुबल होता है, इन अदर सॉल्वेंट इज वेरी लेस अमाउंट। अदर सॉल्वेंट में ये बहुत कम अमाउंट में सोलुबल होते हैं। अब यहाँ से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक में सबसे पहला जो नया वर्ड है वो है सोलुबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। सोलुबिलिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, ये आपको पता है। मोलारिटी को अगर डिफाइन करें, फिर से अगर उसको बोला जाए कि बताइए मोलारिटी क्या है, आप बता सकते हैं, बोल कर देखिए। देखिए मोलारिटी क्या बताए थे आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। जबकि यहाँ पे सोलुबिलिटी है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ, उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सेचुरेटेड solution is called solubility। देखिए यहाँ सेचुरेटेड सॉल्यूशन वर्ड का यूज किया गया है। मतलब यहाँ कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाए या पर लीटर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाए, सेम बात होगा। जैसे अगर अदर वर्ड में लिखें तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ
सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलुबिलिटी। देखिए सोलुबिलिटी कहने का मतलब ही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक मोल सॉल्यूट अगर पर लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उसी को हम लोग सोलुबिलिटी कहते हैं। तो सोलुबिलिटी समझ में आ रहा होगा। अभी सोलुबिलिटी का पूरा इस वीडियो में चर्चा ही है, लेकिन सोलुबिलिटी किसके साथ, तो गैस का लिक्विड के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बाद कि सोलुबिलिटी किस किस फैक्टर से इफेक्टेड होता है, क्योंकि मेन वही टर्म है यहाँ पे जो पढ़ना है इस टॉपिक में, वो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोलुबिलिटी ही पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से आप। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोलुबिलिटी। तो लिखेंगे सोलुबिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। सोलुबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर देखिए, आपको लिखते जा रहे हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड है टेम्परेचर, एंड फोर्थ में है प्रेशर। ये चार जो टर्म है इसी पे सोलुबिलिटी जो है गैस का ये डिपेंड करता है। इसी का मेन स्टडी इस टॉपिक में किया जाता है। तो यहाँ हेडिंग आप देख रहे हैं, सोलुबिलिटी इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। और पहला फैक्टर में कहा गया नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रेशर का इफेक्ट है। प्रेशर के इफेक्ट को ही डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे। ये जो तीन टर्म है जिससे सोलुबिलिटी इफेक्ट होता है, तो ये तीनों टर्म भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो समझिए, ध्यान से सुनिएगा कि जो सॉल्यूट है, जैसे गैस का यहाँ बात हो रहा है लिक्विड के साथ सोलुबिलिटी का। तो अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट जो है गैस फॉर्म में है, तो आपको पता है कि गैस दो फॉर्म में होता है कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर। जैसे अमोनिया है आपका, अमोनिया हो गया, और जो है HCl हो गया। ये सब जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है। और जो है H2, N2, O2, ये सब नॉन पोलर है। तो दो तरह के यहाँ पे हम लोगों को सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जो है नेचर देखने को मिलता है। H2O वाटर हो गया। तो ये सब जो है पोलर नॉन पोलर फॉर्म में है, जो कि इनसे इफेक्टेड होता है सोलुबिलिटी ऑफ गैस। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो बहुत फास्ट रिपीडली जो है सोलुबल होगा ये जो है गैस लिक्विड के साथ, और अगर नॉन पोलर है तो बहुत लेस सोलुबल होता है किसी भी लिक्विड के साथ। तो यहाँ पे इससे डिपेंड करता है आपका सोलुबिलिटी ऑफ गैस। ये फास्ट जो है सोलुबल होगा, ये बहुत लेस सोलुबल होता है, लेस अमाउंट ऑफ सोलुबिलिटी होता है किसी लिक्विड के साथ इसका। इस तरह से ये जो है इससे ये जो है इफेक्टेड होता है सोलुबिलिटी। टेम्परेचर का जहाँ तक बात है, तो टेम्परेचर का जो रिलेशन है सोलुबिलिटी के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
जिसका चर्चा हम लोग आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में भी किए थे, ली चेटेलियर प्रिंसिपल में। कहाँ पर? ली चेटेलियर प्रिंसिपल। आपको ध्यान नहीं होगा तो नोट्स कॉपी में बताए हैं 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बताया गया था किसी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर मान लीजिए कि ए और प्लस बी रिवर्सिबल मार्क जो है ए बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको दिखाया गया था कि टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी जो है घटता है, डिक्रीज होता है। इंक्रीजेज टेम्परेचर, decreases solubility of gases। तो यहाँ पे इसको आप समझ रहे होंगे ध्यान से, ये बताया भी गया है। और इस तरह का जो रिएक्शन है वो निगेटिव हीट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, इंथैल्पी निगेटिव होता है। तो इस तरह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी को जो है टेम्परेचर जो है इन्वर्सली जो है अफेक्टेड करता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो कोई भी सॉल्युबिलिटी है वो जो है घटता है। तो इस तरह से आप इसको समझ रहे होंगे, बताया भी गया है। यहाँ पर प्रेशर का चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हेनरी लॉ भी है, क्योंकि प्रेशर के इफेक्ट को सॉल्युबिलिटी के साथ हेनरी लॉ के द्वारा डिफाइन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ या प्रेशर ऑफ इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में प्रेशर के इफेक्ट को देखेंगे। चलिए देखते हैं, निकाल लिए ये पूरा साफ कर लिए हम लोग। हाँ, तो प्रेशर का इफेक्ट, चौथा इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। आपको बता दें कि प्रेशर का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के साथ। अगर इसको प्रूफ करना है, देखना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं और देखते हैं यहाँ फिगर से। चलिए एक कंटेनर सबसे पहले कंसीडर करते हैं। यहाँ ये देखिए कंटेनर कंसीडर कर चुके हैं, और देखिए थोड़ा सा छोटा सा कंटेनर लेते हैं। ये देखिए एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड है पहले से, और उसमें जो है गैस रख दिया। तो आपको बता दें कि कंटेनर है, उसके अंदर अगर लिक्विड है और गैस भी है तो ये सील होना चाहिए। तो इसको बंद करने के लिए ऊपर से पिस्टन का एक यूज करते हैं। अब इसमें गैस है कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए हो गया पिस्टन। अगर थोड़ा सा आप सोचिए कि ये लो प्रेशर पर है, कहा गया क्या? लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब पिस्टन में जो ऊपर से प्रेशर है वो नहीं दिया गया है, लो है, मतलब प्रेशर अभी नहीं दिया गया है। अब दूसरे फिगर में, ये फिगर 1, फिगर 2 में हम लोग क्या करते हैं कि सेम कंटेनर, यही कंटेनर है,
लेकिन प्रेशर बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए प्रेशर यहाँ पर बढ़ाया गया है। प्रेशर बढ़ाया गया मतलब हाई प्रेशर। प्रेशर हाई हुआ तो देखा गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये गैस है, ये लिक्विड है तो ये क्या है? जो गोला गोला है वो गैस है। तो ये जो गैस है देखा गया वाटर में जो है, लिक्विड में, वाटर नहीं लिक्विड कहें, इसमें जो है सोलूबल पाया गया। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जा रहा था उतना ही सोलबिलिटी गैस का लिक्विड के साथ बढ़ता जा रहा था। इस तरह से यहाँ पर ये देखा गया कि जो है प्रेशर का इफेक्ट सोलबिलिटी के साथ सीधे है। मतलब यहाँ से दैट इज लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलबिलिटी। मतलब कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोलबिलिटी के है। जितना ज़्यादा प्रेशर आप देंगे उतना ही सोलबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ने से, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सोलबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, साथ ही साथ मोल फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हेनरी लॉ से ये डिफाइंड होता है। ये लिखेंगे कि इट इज, मतलब ये इफेक्ट को कहा जा रहा है, इट इज डिफाइंड बाय हेनरी लॉ। ये हेनरी लॉ क्या है? चलिए इसको समझते हैं। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कहता है कि जो सोलबिलिटी है, सोलबिलिटी ऑफ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ लिखेंगे हेनरी लॉ, solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution। Solution is called, और यहाँ एक नया वर्ड अगर जोड़ना हो तो ओवर द सॉल्यूशन, चलिए ठीक लिखते हैं, इज कॉल्ड हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को डिफाइन किया गया कि सोलबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। अब इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो लिखेंगे दैट इज एस। सोलबिलिटी को एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल एम से भी, हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ वाले, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी। तो इस तरह से इसको इक्वेट करें, इक्वेशन में के फॉर्म में, या हेनरी लॉ को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग लिखेंगे एस इज इक्वल टू के पी के एच, क्योंकि ये हेनरी कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड एस के जगह पर स्मॉल एम का यूज करें तो एम इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एम क्या है? अमाउंट ऑफ solute dissolved in volume of saturated solution।
अगर इसको अदर वर्ड से रिप्रेजेंट करना हो हेनरी लॉ को तो हम लोग कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ सॉल्यूशन। अल्टरनेटिवली Henry law expressed as following definition. Partial pressure of gas of solution is directly proportional to the mole fraction of solution of gas, that is P is directly proportional to X, hence P is equal to KH into X। अब वेयर KH क्या है लिखना हो तो वेयर करके लिखेंगे KH is equal to हेनरी कांस्टेंट। अब बात यहां से करेंगे हेनरी कांस्टेंट के यूनिट का, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ जो अभी लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा से इसको समझा भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये बहुत इजी है, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये नया नहीं है, ये सब कुछ आप जानते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है आप जानते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या है आपको पता है, रिलेशन बताया गया है यहाँ पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ। यहाँ पर रिलेशन बताया, प्रैक्टिकल है, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन डायरेक्टली होता है, यही है हेनरी लॉ। देखिए यहाँ, चलिए देखते हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी लॉ। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी लॉ, graphical concept of हेनरी लॉ। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट अगर देखें इस इक्वेशन से तो P इज इक्वल टू K इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। तो दो एक्सिस लेंगे, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का एक्सिस, और ये जो है पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस। तो देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ इंटरसेप्ट 0 है, तो यहाँ ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा इस तरह से, और ये हर एक पॉइंट पर ये इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहाँ सीधे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरसेप्ट 0 है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये। अब जो है इसको और दूसरे वे से देखें तो हम लोग देख रहे थे कि जो P इजिकल टू ये जो है S इजिकल टू K इंटू P है, तो अगर हम लोग फिर एक्सिस ले ये पार्शियल प्रेशर का, और ये जो है सॉल्युबिलिटी एस, या इसको M से भी इंडिकेट कर सकते हैं आप। तो ये भी ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। तो ये ग्राफ था जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इंडिकेट करा, ये लाइन ऑब्लिक का है और अल्टरनेटिव। तो ये दोनों ग्राफ आप ट्रेस करिए, यूनिट को देखते हैं इसके बाद। यूनिट क्या होता है केज का, केज मतलब कि हेनरी कांस्टेंट, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो
तो यूनिट का जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं कि KH इक्वल टू दो तरह से फॉर्मुलेट हुआ है, ये देख रहे हैं आप मैथमेटिकली दो तरह से यहाँ इक्वेशन डेवलप हुआ है। KH इक्वल टू S बाई P। तो यहाँ आपको पता है कि सिंस S जो है मोल पर लीटर होता है, डिफिनीशन आपको बताए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल बाई लीटर होगा। और P है जो है ATM हो जाएगा प्रेशर का, यहाँ से आ जाएगा यूनिट मोल पर लीटर पर ATM, या इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर ATM, तो यूनिट भी हो गया। अब यहाँ लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या होता है इसको थोड़ा सीख लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दो लिमिटेशन यहाँ लिखे हैं और यहाँ पर क्या लिखा गया है इसको पहले चलिए रीड करते हैं, समझते हैं। द लॉ इज मतलब हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल टू गैसेज ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस, मतलब ये जो लॉ केवल अप्लीकेबल होता है गैस के लिए और वो भी आइडियल कंडीशन पर। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है, तो दैट इज अंडर लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। तो अगला दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन क्या है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। जो मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट एसोसिएट होंगे तो आइडियल होंगे नहीं, तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। इन सॉल्यूशन मतलब द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन, मतलब क्या, दैट इज द गैस हैज सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन द लिक्विड एज वेल एज गैसियस फेज। समझ रहे होंगे, दो लिमिटेशन है यहाँ हेनरी लॉ का। एक तो ये कि आइडियल कंडीशन पर और केवल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब इसका हुआ कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही वर्क कर सकता है। और दूसरा लिमिटेशन हो गया है कि इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना तो डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट होंगे, इसका मतलब हुआ गैस मॉलिक्यूल्स जो है सेम स्टेट में रहेंगे, लिक्विड में है तो लिक्विड में या गैस में है तो गैस। अब यहाँ एप्लीकेशन हेनरी लॉ का देखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है नोट पर, इसको रीड करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 into 10 to the power 5 atm. The mole fraction of N2 nitrogen gas in air is 0.8. What is the number of mole of nitrogen gas from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin at 5 atm pressure? और ये पूछा गया है, यहाँ लिखा गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो रीड कर लिए, इसको समझते हैं। कहा गया है यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है सॉल्युबिलिटी के लिए नाइट्रोजन गैस वाटर में 298 केल्विन पर 1 into 10 to the power 5 atm है। ये क्या दिया है, हेनरी कांस्टेंट, मतलब केज का ये वैल्यू है। आगे कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर इज 0.8, मतलब मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस के लिए ये जो दे दिया 0.8। अब आगे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस का मोल फाइंड करना है, स्मॉल n n2 का फाइंड करना है। क्लियर है, नाइट्रोजन गैस का मोल फाइंड करना है यहाँ। फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल, एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, मतलब वाटर के लिए जो है मोल, H2O के लिए जो मोल है वो दे दिया गया है 10 मोल एट 298 केल्विन। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, हेनरी लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहता है, इसके लिमिटेशन में भी लिखा गया है। और आप ध्यान रखिए हेनरी लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर बार बार क्वेश्चन में भी देखिए कह रहा है कि 298 केल्विन। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हेनरी लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड
प्रेशर जो है 5 एटीएम दिया है पूरे सॉल्यूशन का, मतलब कि पूरे टोटल सॉल्यूशन का ये प्रेशर है 5 एटीएम। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है, क्या फाइंड करना है, सब समझ में आ गया। अब यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लिए हम लोग। पहला स्टेप जो है क्वेश्चन समझना ही होता है, जिसको हम लोग पार कर चुके हैं पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में सेकेंड में हम लोग डाटा देखते हैं क्या क्या दिया है। तो गिवन है यहाँ पर जो है पार्शियल जो है, यहाँ क्या है कांस्टेंट, हाँ केज का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10 का पावर 5 का मतलब 10 का पावर 5 एटीएम ही हुआ। अब आगे क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मतलब कि x N2 के लिए नाइट्रोजन गैस के लिए मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया है। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस, मतलब कि N नाइट्रोजन गैस के लिए मोल फाइंड करना है, जबकि आपको वाटर के लिए मोल जो है आपको दिया है 10 मोल। अब आगे देखिए क्या है, आपको टोटल प्रेशर P टोटल दिया है, कितना दिया है 5 एटीएम दिया है। तो यहाँ तो तय है कि यहाँ हम लोग यूज करेंगे हेनरी लॉ। तो लिखेंगे अप्लाइड हेनरी लॉ। हेनरी लॉ है आपका, ध्यान दीजिए, ये P N2 इक्वल टू केज इंटू एक्स N2। यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो P N2 डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो P N2 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो याद करिए P टोटल दिया है, P टोटल क्वेश्चन में दिया है टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आप समझ रहे होंगे, बताया भी गया है, सोच कर देखिए। डाल्टन्स लॉ, आपको डाल्टन्स लॉ बताए थे। तो डाल्टन्स लॉ से N2 फाइंड करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या था फॉर्मूला, P N2 इक्वल टू x N2 इंटू P टोटल। तो P N2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा, x N2 कितना दिया है 0.8 इंटू P टोटल 5 एटीएम। तो कितना हो जाएगा 4.0 एटीएम हो जाएगा ये। तो P N2 आ गया, तो x N2 फाइंड हो जाएगा अब यहाँ से, क्योंकि केज दिया ही है यहाँ। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे कॉपी पर, इसको चलिए मिटा दिए। ये IIT JEE 2009 में ये पूछा गया था क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं। सेकेंड स्टेप भी पार कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं इस हेनरी लॉ इक्वेशन में, जो 4 आ चुका है ये P N2। केज का वैल्यू दिया है 10 का पावर 5 और इंटू जो है x N2। तो यहाँ से x N2 आ जाता है आपका 4/10 का पावर 5, मतलब कि 4 इंटू 10 का पावर -5। ये x N2 आ गया। लेकिन फाइंड क्या करना है, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो कैसे फाइंड होगा, तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट x N2 इक्वल टू n मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल ऑफ वाटर, मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर n मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मच लेस देन है मोल ऑफ H2O के। तो इसलिए N2 प्लस NH2 इक्वल हो जाएगा NH2O के। आपको बताए हैं ये बहुत लेस अमाउंट में हो तो केवल ये रख सकते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बहुत कम वैल्यू इसमें जोड़ें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हेंस लिख सकते हैं हम लोग x N2 इक्वल टू n N2 बाई NH2O। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि वाटर का मोल जो है दिया है 10 मोल और x N2 फाइंड कर चुके हैं, ये इतना है। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 10 रखेंगे। तो n मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस जो फाइंड करना था वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलिए n
N2 इज इक्वल टू यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस आया है 4 इंटू 10 का पावर -5 इंटू यहाँ वाटर का मोल जो है 10 है तो 10 से किए मल्टीप्लाई, यहाँ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस आ गया 4 इंटू 10 का पावर -4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ बता दिए आपको इस टॉपिक से, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का चर्चा किए, जिसमें जो है प्रेशर के इफेक्ट में हेनरी लॉ को पढ़े। यहाँ प्रेशर का ही इफेक्ट इम्पोर्टेंट था इस टॉपिक में। और देखिए आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा बात है। और अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे क्लास में भी। देखिए कहना तो मुश्किल है कब, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे। तो ये जो है आप नोट करते चलिएगा, मज़ा लीजिए जो है, जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं उसी तरह से रेगुलर कोशिश करेंगे कि आपको हम बताएं। बीच बीच में जो है गैप हो जा रहा है किसी वजह से, तो इसको नोट कर लिए होंगे। अब एक आप काम करिए, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसको आप बना सकते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन भी आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। जितना थ्योरी बताएं इसका अगर आप नोट्स कॉपी बनाए होंगे तो उसको एक बार रिवीजन करिए, उसके बाद एनसीईआरटी उठाइए और एक्सरसाइज से रेगुलर क्वेश्चन को बनाते जाइए कॉपी में। जो नहीं बनता है उसको हम बताएंगे, आप कमेंट करिए ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना है। व्हाट्सएप नंबर भी है और उस व्हाट्सएप नंबर को हम यहाँ लिख भी देते हैं, आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जो है पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बना, उसको तुरंत सॉल्व करके आपको हम बताएंगे अच्छा से। देखिए क्या है वो नंबर, यहाँ 7 जो है नंबर जो है ये है, इस पे आप पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। तो ये जो है नंबर है, इस पे आप जो है तुरंत पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना है तुरंत बताया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर दिए। थोड़ा थोड़ा करके रोज बताए और आज ये जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पूरा सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।